अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं शोबे तालीम जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के जानिब से और एक हमारी होनहार बासलाहियत हौसलामंद तालिबा वसीमा शेख के साथ। ज़िला नांदेड़ के एक छोटे से गांव ज्योति सांगवी की इस होनहार तालिबा ने यह साबित किया कि हौसला ही असल शय है, हौसला हो गो बुलंद, महव अंजुम पर पहुंच जाना कोई मुश्किल नहीं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस शेर की ज़िंदा मिसाल आज हमारे सामने मौजूद है। एक गांव की ज़िला परिषद के से मराठी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की, गुर्बत में पली बड़ी लड़की, बग़ैर किसी कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लास के मुसाबक़ती इम्तिहानात में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली इस लड़की ने ये तमाम चीज़ें किस तरीक़े से हासिल की। उसके लिए जो चीज़ मायने रखती है वह है अज़्म मुसम्मम, मुसलसिल मेहनत, मुस्तक़िल मिजाजी, मज़बूत क़ुव्वत इरादी और कुछ कर गुज़रने का अज़्म और हौसला। और ख़ास तौर पर मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हम ये बात देखते हैं कि एक मुस्लिम लड़की, छोटे से गांव की लड़की ने ये कामयाबी हासिल की। तो आइए हम आपकी मुलाकात उस होनहार बासलाहियत तालिबा से करवाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिन्होंने उनको कामयाबी हासिल करने में मदद की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसीमा शेख, आपका हम इस्तकबाल करते हैं और सबसे पहले शोबे तालीम जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से आपको और आपकी फ़ैमिली को इस बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, शुक्रिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो इंटरव्यू है दरअसल हम अपने तलबा व तालिबात की रहनुमाई के लिए एक गाइडेंस की शक्ल में आपसे हम कुछ सवालात करेंगे और उनकी रहनुमाई जो है हम यहाँ पर चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके फ़ैमिली के बारे में मुख्तसर सा तारुफ़ हमें कराइए। मैं जोशी सांगवी तहसील लोहा ज़िला नांदेड़ से बिलोंग करती हूँ। हम फैमिली में पूरे कुल मिलाकर 8 लोग, जिनके अंदर हम 6 भाई बहन, जिसमें 4 बहनें और 2 भाई, और अम्मी अब्बा। अब्बा जो थे दिमागी मरीज़, तकरीबन 20 साल से उनके ऐसी हालात है। और गांव में जो है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी ज़्यादातर जो है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, तो अम्मी जो थे लोगों के यहाँ पर खेत में काम के लिए जाते थे अच्छा, डेली वेजेस के बेसिस पर। और वो ही घर का पूरा इकोनॉमिकल जो भी था, यानी जो अम्मी फाइनेंशियल हैं बर्डन आपकी, अम्मी वही जो उठा है रही थी। मेन आपके जी जी डेली वेजेस वगैरह की अर्निंग थी। जी। और उसके बाद जो है तो जब मैं 12th में थी, तब मेरे भाई शेख इमरान शेख महबूब, जो कि बीएससी फाइनल ईयर में थे, तब उन्होंने जो है तो उनकी पढ़ाई को एक्चुअली उनकी पढ़ाई ड्रॉप आउट हुई थी उस वक्त। और तब उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना स्टार्ट किया, तो अभी जो है तो भाई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और अम्मी जो है तो अभी हाउसवाइफ। जी, यानी कि गुर्बत, मुसाबक़ती इम्तिहान या आला तालीम की राह में किसी भी तरीक़े से रुकावट नहीं बनती। आपकी प्राइमरी एजुकेशन से अब तक का जो तालीमी सफ़र है उसके बारे में हमें बताइए। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1,500 है। और जहाँ पर ज़िला परिषद की प्राइमरी स्कूल है, जो 7th क्लास तक है, मराठी मीडियम से है। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहीं से कंप्लीट की 7th स्टैंडर्ड तक। देन आफ्टर गांव में ही 8वीं से 10वीं तक स्कूल है, श्री बाल ब्रह्मचारी माध्यमिक विद्यालय करके। उसके अंदर ही मैंने मेरी 10th कंप्लीट की। 10th में जो थे मुझे 82% थे। और नांदेड़ में जो था उस वक्त कॉपी मुक्त का पैटर्न चल रहा था, तो बहुत कम लोग उसमें सक्सेस हुए स्टेट बोर्ड के जो 10th की एग्ज़ाम थी उसमें। और उस वक्त मेरा सेंटर में फ़र्स्ट आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था, जी, जहाँ से घर वाले भी मोटिवेट हुए मुझे पढ़ाने के लिए, और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा उस वक्त। यानी पहले आपने अपने आप को साबित किया। जी जी। जी, और उसके बाद जो थी गांव में कॉलेज नहीं थी। और गांव के हमारे बाजू में एक उस्मान नगर करके एक गांव है, जो कि हमारे गांव से नियर अबाउट
12 किलोमीटर है। जी। गांव में ट्रांसपोर्टेशन कोई फैसिलिटी नहीं थी उस वक्त। एक्चुअली अभी भी एसटी बसेस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो 6 किलोमीटर का जो फासला है डेली पैदल चलकर जाना पड़ता था। 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, और वहाँ से 6 किलोमीटर जो है तो आगे का फासला एसटी बस से तय करना पड़ता था। ऐसे ही मैंने 11वीं मेरी कंप्लीट की। 12th को मैं गांव में से अकेली पढ़ने वाली लड़की थी, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। एक्चुअली 11th साइंस था, 12th का भी हाफ मैंने साइंस में से ही किया था, लेकिन रेगुलर कॉलेज नहीं हो पा रहा था। तो मैं मेरे ननियाल में गई, बाचोटी कंधार के पास एक 10 किलोमीटर पर गांव है, और वहाँ से बाचोटी से मैं कंधार में अप डाउन करती थी डेली एसटी बस से। कंधार में प्रियदर्शनी गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ पर ओके। मैंने 12th को एडमिशन ली। 12th का जब मैं स्टेट बोर्ड का फॉर्म भर रही थी, तो उस वक्त एक डर था मेरे अंदर कि साइंस फैकल्टी से 12th करना मुझे मुश्किल लग रहा था, और एक मैथमेटिक्स मेरा वीक पॉइंट था, और उस कॉलेज में मैथ के लिए सोशोलॉजी वगैरह कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था। तो एक डर था कि अगर फेल हो गई तो मेरी पढ़ाई को ब्रेक लग जाएगा। तो मैंने उस वक्त आर्ट फैकल्टी ली, और आर्ट फैकल्टी से जस्ट 6 मंथ की पढ़ाई की। कोचिंग क्लासेस वगैरह तब भी नहीं था। एक्चुअली सिचुएशन तो ऐसी थी, घर में भी 10th तक लाइट नहीं था, और मेरे ननियाल में भी मुझे पढ़ाई के लिए लाइट भी नहीं था। लेकिन 6 मंथ की पढ़ाई में ही 12th को 83% आए, और तालुके में अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी मैं फ़र्स्ट रही। और वो मेरे लाइफ का सेकंड टर्निंग पॉइंट और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। जी। और उसके बाद जो है मैं फिर एक बैक ऑफ द माइंड था कि कुछ तो करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, एमपीएससी यूपीएससी। ज़्यादा उसके बारे में उस वक्त मालूमात नहीं थी, लेकिन ये कैसा एमपीएससी हुआ यूपीएससी हुआ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो एक प्लान बी भी मुझे रेडी रखना था। और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए कोई भी फैकल्टी की और डिग्री नेसेसरी होती है। तो मैंने यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से बीए के लिए एडमिशन ली, और साइमल्टेनियसली मैंने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नांदेड़ से मैंने डीटीएड कंप्लीट किया, और 2015 में मेरा बीए और डीएड दोनों कंप्लीट दोनों हो एक गए। साथ जी कंप्लीट हुए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो थी एक टीचर का डिप्लोमा, प्राइमरी टीचर मैं बन सकती थी उस वक्त, और मैंने टीटी के लिए ट्राई किया था। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टीचर बनने जी। के लिए एक प्राइमरी टेस्ट होती है। जी, जी। अप्लाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 पेपर क्वालिफाई हुई। देन आफ्टर सीटीईटी सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, वो दिए, वो भी 2 भी पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई। सीईटी भी दी, इंटरव्यू भी दिया, सेलेक्ट हो गई थी एज ए टीचर बोल के। तो मीनवाइल आपके ज़हन में था कि लेकिन आपको एमपीएससी क्रैक करना है। जी बिल्कुल, उस जी। वजह से 2 बार टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे। एक्चुअली वो भी गवर्नमेंट जॉब था, सैलरीज वगैरह अच्छी थी, लेकिन ऐसा था मेरे अंदर कि मुझे एमपीएससी ही करनी है। ओके। तो मैंने फिर 2016 में एमपीएससी करने का डिसीजन लिया, और पुणे गई। और घर की सिचुएशन थोड़ी वर्स थी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उस वक्त। तो मेरे पास बहुत कम समय रहा। एक्चुअली मुझे घर से ही कहा गया था कि आपके पास 2 साल हैं, 2 साल हम पुणे में आपको रख सकते। एक्चुअली रख सकते भैया भी थे मेरे साथ में, और छोटी वाली बहन भी थी। जी। भैया ऑटो रिक्शा चलाते थे पुणे में, छोटी वाली बहन और मैं, हम दोनों पढ़ाई करते थे। तो मेरे पास 2 साल थे। 2 साल में मैंने पहले तो एनालिसिस करी कि एमपीएससी में से ऐसी कौन सा पोस्ट है जो मुझे जल्दी में अचीव कर सकती हूँ। जी। तो मुझे ऐसा रिकॉग्नाइज हुआ कि सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसे क्लास 2 की पोस्ट है, तो सिलेबस लिमिटेड होता है थोड़ा, और ये जल्दी मैं अचीव कर पाऊँगी। और देन आफ्टर एक आधे पोस्ट जब डेजिग्नेशन मेरे पास आएगा, तो जॉब करते करते मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, जारी ये रख सकते सोचकर हैं। हाँ मैंने सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो था मेरा प्रीलिम निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और मेंस का जो था 2 मार्क्स से फाइनल रिजल्ट का। अच्छा। हाँ, तो सेकंड अटेम्प्ट के वक्त भी प्रीलिम निकल गया, और मेंस के वक्त पढ़ाई करते वक्त मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई थी मेरी कि मेरा पिछला वाला जो पेपर था मैंने उसे प्रॉपर एनालाइज किया, और ढूंढी कि कहाँ मेरे मिस्टेक्स हुए थे, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, खुद का सेल्फ एनालिसिस जिसे हम सॉट कहते हैं, जी, जी। वो किया। यानी अपनी-अपनी गलतियों से सीखा। जी जी। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं था मुझे। हुँ, हुँ।
तो खुद की गलतियों से ही सीखना एक ज़रिया था मेरे पास। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर के सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर 2018 में वो मैंने नागपुर को ज्वाइन करी और पढ़ाई फिर कंटिन्यू थी मेरी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी रुकावटें और इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद सिर्फ़ आपके अज़्म, आपकी हिम्मत और आपकी क़ुव्वत इरादी थी जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। जी। आपकी प्राइमरी तालीम ज़िला परिषद स्कूल से हुई है। क्या ये आपके एमपीएससी एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से रुकावट बना? जी नहीं, एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता रहा, क्योंकि जिस सराउंडिंग में मैं सरवाइव करी, जैसा एक रूरल एरिया का मतलब एटमॉस्फेयर होता है कि मराठी बोलना, जी। और एजुकेशन भी मराठी मीडियम से हुई थी। और जिला परिषद के जो स्कूल थे, एक्चुअली कैसा क्वालिटी एजुकेशन होता है गवर्नमेंट सेक्टर का। टीचर्स बहुत अच्छे थे, इंडिविजुअली फोकस करते थे। तो मुझे कभी रुकावट तो नहीं बनी, लेकिन मुझे लगता है मेरा जो बेसिक नॉलेज था तो वो बहुत स्ट्रांग हुआ। और मुझे लगता है एमपीएससी के लिए जो हमारा 12th तक का नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा मैटर करता वही है। ज़्यादा मैटर जी। करता है। यानी कि जैसे एक ख़ाम ख़्याल पाया जाता है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल से ही अगर हम तालीम हासिल करें तभी आला तालीम के लिए हम अपने कामयाबी हासिल कर सकते हैं या मसाबित क़दीम इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। असल चीज़ जो है वो हमारी क़ुव्वत इरादी, हमारी मेहनत और हमारी लगन है। आपने इस मैदान का इंतखाब कब और क्यों किया? यानी कि कौन सी चीज़ आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनी? या एक्चुअली मेरे लिए मोटिवेशन जो था, मेरी पहली नेसेसिटी तो गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन एक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बनना है एमपीएससी में से या यूपीएससी में से ऑफिसर बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती थी, तो मैंने रूरल एरिया के ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स देखे थे बहुत करीब से, और उनको फेस भी किया था। जैसे चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम होता है, जिसे बाल विवाह कहते हैं, वो मेरे घर में ही हुआ था। मेरी बड़ी वाली बहन जिसकी 9th क्लास में थी तभी शादी हुई थी। फिर डाउरी होगा, एक मेरी फ्रेंड थी जिसका एक्चुअली मर्डर हुआ था, डाउरी यानी दहेज की वजह से। हिंदू कम्युनिटी अच्छा। से बिलोंग करती थी वो। और बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, वो तो मैंने खुद फेस की थी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रांसपोर्टेशन। तो मुझे लगता था इसमें कुछ बदलाव लाना है, तो वो कैसा गवर्नमेंट रिसोर्स और पब्लिक, इनके बीच में एक मीडिएटर होता है जी। जो ऐसा चेंजेस ला सकता है। और मीडिएटर और कोई नहीं तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही होता है। गवर्नमेंट के पास हमारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम के लिए प्लान है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करें तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। जी। तो मेरे लिए एक मोटिवेशन ये था कि मैं कुछ अच्छा वो लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। एक गवर्नमेंट ऑफिसर, उसका एक डिसीजन से लोगों के लाइफ में क्या चेंज ला सकता है, ये मैंने बहुत करीब से देखा था। जब मैं 10th में थी उस वक्त से जब मैं 12th में थी, मतलब नियर अबाउट 3 to 4 years, माननीय श्रीकर परदेशी सर जो थे नांदेड़ के कलेक्टर थे, तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड हुई उस वक्त, और मैंने उनका काम बहुत करीब से देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर ही एक ऐसा ज़रिया है जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज और पब्लिक इनके बीच में एक अच्छा काम कर सकता है। गवर्नमेंट रिसोर्सेज पब्लिक तक पहुंचा सकता है, पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। समाजी मसाइल, इन चीज़ों ने आपको समाज की सुधार की तरफ राग़िब जी किया। जी। देख, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो किस तरीके से समाज में तब्दीली ला सकता है, एक मुस्बित तब्दीली ला सकता है, ये चीज़ आपने महसूस की और फिर उसके बाद आपने इस फील्ड का इंतखाब किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप इसमें आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। जी अब शुक्रिया। इम्तिहान की तैयारी के लिए आपके दिन भर का जो शेड्यूल है वो अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो जी बेहतर है। बिल्कुल। जी। एक्चुअली दिन में 24 घंटे होते हैं, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। जी। मेरे पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन मेरा पूरा टाइम पढ़ाई के लिए ही था। मैंने ऐसा 6 घंटे 7 घंटे या 10 घंटे कभी पढ़ाई के लिए रखे नहीं थे। जितना हो सकता था, एक्चुअली मेरे लिए स्काई इज़ द लिमिट था। मैंने या कोई लिमिटेशन ऐसी बनाई नहीं थी कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है या 15 घंटे पढ़ना है। जितना हो सकता था उतना पढ़ती थी। सवेरे मेरा शेड्यूल 5 बजे से स्टार्ट होता था। फजर की नमाज़ पढ़ती थी सवेरे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करती थी 1 बजे तक। फिर 1 बजे लंच, एंड देन आफ्टर फिर से पढ़ाई स्टार्ट शाम में 8-9 तक। फिर बीच में ईशा की, मगरिब की वो नमाज़ भी पढ़ लिया करती थी। घर पे आने के बाद खाना वो खा के
फिर रात में मतलब जितना अपनी कैपेसिटी थी मेरी तब तक, कभी 12 बजे तक, कभी 1 बजे तक ऐसा पढ़ाई करती थी। यानी पूरा और दिन भर आप फोकस्ड रहती थी सिर्फ पढ़ाई पर, जी स्टडी पर बिल्कुल। अपनी? और कैसा, मैंने ऐसा एग्ज़ाम के पहले 2 महीने या 4 महीने ऐसा कभी नहीं किया। जी। मैंने जिस दिन डिसीजन लिया था कि मुझे एमपीएससी करना है, उस दिन से जब तक मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आता, मैं तब तक ये कंसिस्टेंसी थी। कंसिस्टेंसी आपने और बरकरार उसके बाद रखी। भी मेरा जब सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के दूसरे दिन से ही मैंने डिप्टी कलेक्टर के लिए पढ़ाई स्टार्ट भी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपका जो टारगेट था वो आपको पता था और उस तक कैसे पहुंचना है वो भी आपको मालूम था। बिल्कुल। अब आपकी स्टडी टेक्निक के बारे में हमें बताइए, और अहम जो चीज़ें हैं, अहम मालूमात हैं, उन्हें किस तरीक़े से ज़हन नशीन रखना है, तो उसका आपकी कोई अगर ख़ास टेक्निक हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, जो भी एस्पायरेंट है जो एमपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं, पहले आप इस बात पर गौर करें कि एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है। पब्लिक सर्विस मतलब क्या होता है, यानी लोक सेवा, समाज सेवा, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, यूपीएससी हो या एमपीएससी हो। एक आपका अप्रोच जनरेट होना चाहिए। अगर वो आपके पास अप्रोच है और उस काम में अगर आपको इंटरेस्ट है, कि आपका वो पैशन है कि बाबा ठीक है ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको, एज अ पब्लिक सर्वेंट बोलकर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ना कि एक ऑफिसर। जी। मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल अप्रोच है। और मैंने ऐसा ही खुद को समझा था कि जो मेरा इंटरेस्ट था, मुझे इंटरेस्टेड एरिया मिल गया था। और पढ़ाई के स्ट्रेटजी के बारे में जो था मेरा, पहले बहुत छोटी छोटी बातें थी जिसको मैंने अच्छे से समझ के ली। जैसे एमपीएससी का सिलेबस, ये पहली स्टेज है। अगर हमें सिलेबस पता हो तो क्या पढ़ना है ये समझ में आता है। जी। फिर सिलेबस मैंने एनालाइज़ किया। देन आफ्टर एमपीएससी के जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे एमपीएससी के वेबसाइट पे, मार्केट में मिलने वाले बुक के ज़रिए से, मैंने वो सब क्वेश्चन पेपर इकट्ठा करके मैंने सभी क्वेश्चन का एनालिसिस किया, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और टॉपिक में के जो कंटेंट थे कंटेंट वाइज एनालाइज किया। एक्चुअली इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने जो स्टार्टिंग में जो एनालिसिस किया था वही एक मतलब प्रॉपर वे था जिसकी वजह से मैं मतलब बहुत कम समय में मुझे सक्सेस मिला। उसके बाद एनालाइज करने के बाद मुझे मतलब बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज हुआ कि एक्चुअली एमपीएससी जो पूछती है वो मैंने 12th तक ही पढ़ लिया है। अब उसको जो ओके। है तो एक्सपेंड करके मुझे और थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ना है। फिर बाद में मैं स्टेट बोर्ड के बुक थे 5 क्लास से 12th तक के, एक्चुअली उसमें जो था लैंग्वेज और मैथमेटिक्स ये करना ज़रूरी नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट थे जो मैंने अच्छे से फिर से एक बार पढ़ लिए, बेसिक मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ और ज़्यादा। देन आफ्टर कुछ एडवांस बुक होते हैं, ऑथेंटिक बुक होते हैं, वो बुक्स मैंने फ्रेंड्स से सॉरी बाकी लोगों से मैंने मालूमात किए और वो बुक लिस्ट लेकर मैंने वो बुक्स लिए। और मेरी एक स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मिनिमम बुक्स मैक्सिमम रिवीजन, मैंने एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 बुक ही रेफ़र किए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस रिवीजन के ऊपर था। नोट्स वगैरह नहीं निकालती थी मैं, क्योंकि मुझे लगता था नोट्स निकालने से बेटर है पूरी बुक रिवाइज़ कर लो, ओके। जिसके वजह से और नॉलेज बढ़ता है। कंसेप्ट एक्चुअली एमपीएससी हो या यूपीएससी, क्वेश्चन जो होता है कंसेप्चुअल रहते हैं, मतलब कंसेप्ट कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लियर होते हैं। होना चाहिए आपके कंसेप्ट पास। आपके क्लियर हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ओके। तो मुझे नोट्स निकालना उसके लिए ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि कंसेप्ट के अपन नोट्स नहीं निकाल सकते। तो मैंने नोट्स वगैरह नहीं निकाले थे, मैक्सिमम रिवाइज़ किया। एमपीएससी का मेनली स्टेट सर्विस का जो होता है तो 3 फेज़ होते हैं एग्ज़ाम के। फर्स्ट जो थी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है, जी। देन आफ्टर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होता है। हर एग्ज़ाम की अलग डिमांड होती है। प्रीलिम के वक्त जो पेपर होते हैं 2 होते हैं पेपर, एक जीएस यानी जनरल स्टडीज़, और दूसरा जो होता है सीसेट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हर पेपर की डिमांड अलग है। तो मैंने पहले बेसिकली क्वेश्चन पेपर जब एनालिसिस किए तो ये तो मेरे समझ में आता कि कौन से पेपर ऐसे हैं जिसमें मैं कॉम्पिटेंसी ला सकती हूँ, ओके। मतलब इनपुट आउटपुट रेशो क्या है, ये पहली मर्तबा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद ही समझ में आ गया था। फिर उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की, मेरी स्ट्रैटेजी बनाई, और पूरा 1 साल जो था सिलेबस कवर करने में ही चला गया मेरा। फिर उसके बाद अगले साल में जो था मैंने प्रीलिम को, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी उसका रिवीजन वगैरह किया। मेंस को सेम स्ट्रैटेजी, जो एडिशनल सब्जेक्ट थे वही किए,
एक्चुअली प्रीलिम और मेंस का सिलेबस नियर अबाउट 50% कॉमन होता है। ओके। तो मुझे ये पता था क्योंकि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस प्रॉपर किया हुआ था। तो मैंने प्रीलिम में जो पढ़ते हैं और जो मेंस को है, मैंने वो प्रीलिम का पढ़ते वक्त ही एकदम अच्छे तरीके से किया था कि जैसे मैं मेंस की एग्ज़ाम दे रही हूँ। और मेंस के लिए सिलेबस वास्ट होता है और वक्त कम होता है अपने पास। तो उस वक्त मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि प्रीलिम एग्ज़ाम को नहीं थे, तो मैंने उस पर उन ज़्यादा पर ज़्यादा फोकस किया फोकस किया। और प्रीलिम को जो पढ़ा हुआ था उसका जस्ट रिवीजन किया। जी। तो कैसा कम समय में मेरे मेंस का ऑलमोस्ट पूरा पूरा सिलेबस कवर प्रिपरेशन हुआ आपका हो जी। चुका था फिर। और उसके बाद मेंस की एग्ज़ाम दी मैंने। फिर देन आफ्टर स्टेज थी इंटरव्यू की। एक्चुअली इस एग्ज़ाम में कैसा होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जस्ट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ आप मेंस के लिए क्वालिफाई होते हो। जी। और आपको फाइनल जॉब जो मिलता है वो मेंस के मार्क्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो मेंस में अच्छे मार्क्स ला के आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात मुझे पता थी। मेरा टारगेट था 450 का, मतलब 450 मार्क्स लाने थे। स्ट्रैटेजी मैंने बरोबर की थी और मुझे लगता है स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। और पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई की थी तो मुझे 451 मार्क आ गए थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रैटेजी के हिसाब से। मतलब जितना टारगेट डिसाइड से किया भी था, ज़्यादा एक आपको मार्क मार्क ज़्यादा। ज़्यादा ही मिला। मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बोलने का ये है कि आप ऐसा प्लानिंग बनाओ और प्लानिंग उसको बहुत, इम्प्लीमेंटेशन। मनसूबाबंदी जो है आपकी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी थी। और दूसरी चीज़ जो है वसीमा ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि सब 12th तक आप जो पढ़ाई करते हो दरअसल वही मेन है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो अभी उसको आप पूरा नॉलेज आप अपने अंदर ग्राफ्स कर लें, तो ये चीज़ आपको हर मुसाबिक़ती इम्तिहान में जो है वो यानी आपका बेसिक जो रहेगा वो जी जी बेसिक नॉलेज वही रहेगा, सिर्फ आपको उसको एक्सपैंड करना है। और फिर जो भी आप करेंगे वो मनसूबाबंदी के साथ, प्लानिंग के साथ, आपको क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, जैसे कि वसीमा ने एनालिसिस करके इन सारी चीज़ों को प्लानिंग करके किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कामयाबी हासिल हुई। जी। अब अगला सवाल आपका हमारा है कि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट नई नस्ल की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। तो आपकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया ने क्या रोल अदा किया और उसका क्या जो है वो रोल रहा? सबको ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग मतलब ऑलमोस्ट जितने एस्पायरेंट होते हैं, सबको ऐसा लगता है कि ये नेसेसरी है कि हम यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इसका यूज़ करें। लेकिन मेरे पढ़ाई में इसका रोल ना के बराबर था। मुझे पता था कि सिलेबस इतना वास्ट है, बुक्स इतने ज़्यादा पढ़ना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए देना था। तो उस वजह से मैं सोशल मीडिया से ज़्यादातर दूर ही रही। प्रीलिम और मेंस यहाँ पर ना के बराबर यूज़ था। और फाइनल इंटरव्यू में जो था, हाँ, तब मैंने सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ वगैरह देखना, फिर अलग अलग इशू पर डिस्कशन करना, तो ये सब इसके लिए मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया था। सिर्फ इंटरव्यू के लिए, प्रीलिमिनरी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ इसका यूज़ नहीं किया था। ओके। आमतौर पर ट्यूशन और कोचिंग को बड़ी कामयाबी के लिए ज़रूरी समझा जाता है। आपकी कामयाबी में सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी। इस बारे में वजाहत फरमाएं। मुझे लगता है कोचिंग क्लासेस या फिर जो भी है, स्टडी सेंटर्स जी वगैरह। जी, कोचिंग क्लासेस, स्टडी सेंटर, इनका रोल सिर्फ जो है तो एक गाइड की तरह होता है। ओके। आपको आपके फैमिली में से कोई गाइड मिले, बाहर सोसाइटी में से मिले, आपके फ्रेंड सर्कल में से मिले, कोई भी मिले, तो आपको जस्ट एक गाइड की तरह ही रोल उसका प्ले करेगा। लेकिन जो रास्ता है तो वो आपको ही चलना है। यानी सेल्फ स्टडी ही है जो जी। आपको कामयाबी तक पहुंचा सकती और है। ये सिविल सर्विसेज एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप कितना हार्डवर्क करते हो, आपके पढ़ाई में कितनी कंसिस्टेंसी है, जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसी है, ग्रास्पिंग पावर कितनी है और पेशेंस कितने हैं अपने अंदर, इस पर ये सब इसका सक्सेस डिपेंड डिपेंड करता करता है। है। इसमें कोचिंग क्लासेस का मुझे नहीं लगता कि नेसेसरी नहीं है। एक्चुअली आजकल हम देखते हैं कि एक मार्केटिंग हो गया है कोचिंग क्लासेस जी। का। और बहुत से लोगों के अंदर कैसा, जो लोग मतलब गरीबी के वजह से, पॉवर्टी के वजह से कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि बाबा मैं तो अब कोचिंग क्लास नहीं लगा सकता या नहीं लगा सकती, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। चलिए, मुझे लगता है ये जो एग्ज़ाम है हम खुद के सेल्फ स्टडी के बलबूते बलबूते पर ही, पर कर सकते, यानी हाँ, कर सकते हैं। जिनके पास कोचिंग नहीं है उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी बल्कि सेल्फ बिल्कुल। स्टडी है जो आपको जी जी। करनी है।
क्या एमपीएससी की मखसूस किताबों के अलावा भी आपके मुताले में और कोई चीज़ रही है? एमपीएससी के बुक्स के अलावा मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मेरी बेसिक एजुकेशन की जो बुक थी वो मेरे जी। लिए सबसे ज़्यादा रेफरेबल रही है। मैंने ज़्यादा रेफरेंस उसका ही किया। और एक पैशन था मुझे लिटरेचर पढ़ने का, मराठी लिटरेचर। एक्चुअली उसका और एमपीएससी के बुक्स का उतना वो रिलेवेंस नहीं है, लेकिन एक पैशन था। तो डीएड के टाइम पे मैं मराठी लिटरेचर, मतलब जितने फेमस राइटर है, ऑथर, मेरे पास तब वक्त था तो मैंने वो पढ़ लिया था। और इसके अलावा मुझे लगता है एमपीएससी अगर पास होना है तो कुछ मिनिमम बुक्स है जो पढ़ने होते हैं, और आपकी बेसिक एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। इतना ही एमपीएससी आपसे डिमांड करती है। ओके। आमतौर पर ये समझा जाता है कि गुर्बत पढ़ाई की राह में रुकावट है। आपने अपने तालीमी सफ़र में इसमें क्या कुछ रुकावटें महसूस की और फिर इन पर कैसे आपने काबू पाया? जी, मुझे लगता है गुर्बत या गरीबी, पॉवर्टी आपके लिए रुकावट कभी नहीं बन सकती। एक्चुअली मेरे लिए तो एक मोटिवेशन था। जी। मैं जब भी थकान महसूस करती थी पढ़ाई में, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड को थी तो स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रही थी, सेवन्थ को थी तब भी नवोदय के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, टेंथ को, ट्वेल्थ को। तो सब जब भी थकान महसूस होती थी तो थोड़ा मैं रिलैक्स होकर सोचती थी, तो मुझे कैसा मेरे घर का पूरा बैकग्राउंड नज़र आता था, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अम्मी अब्बू सब। तो मेरे लिए एक वो मोटिवेशन था कि मैं और जुनून के साथ पढ़ाई करती थी, और मेरे लिए ये कभी बैरियर्स या रुकावटें नहीं बनी। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जिस चीज़ हमारे लिए रुकावट बनती है, वो चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे तब्दील करते हैं, इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जो चीज़ हमें रुकावट लगी, उसी चीज़ ने उन्हें मोटिवेट किया। ये चीज़ हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत रखती है। क्वालिटी वर्क, हार्ड वर्क, क्या ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं? और ख़ास तौर पर क्वालिटी वर्क के बारे में हमें बताइए। एक्चुअली सिविल सर्विसेज की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब तो एक बात तो हार्ड एंड फैक्ट है कि हमें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, जी। लेकिन उसमें क्वालिटी ना हो तो आपका हार्ड वर्क फिजूल है, बेकार है। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करेगा, क्वालिटी वर्क करेगा, वही सक्सेस होगा। और मेरे बारे में भी वही था। जहाँ लोगों को 4-4 5-5 साल लगते हैं प्रीलिम पास होने के लिए, वहाँ पर मैं एक स्मार्ट वर्क करने की वजह से, एक्चुअली मेरी स्ट्रेटेजी ही थी। मैं पहले से ही पढ़ाई करते वक्त कौन से भी चीज़ के जो बेस होता है वहाँ तक जाकर अपनी थिंकिंग को वहाँ तक लेके जाना, अंडरस्टैंडिंग करना, अच्छे से समझ लेना, और देन आफ्टर उसका पैटर्न जो है, उसका नेचर क्या है वो समझ के लेके, और उसकी डिमांड। एक्चुअली एमपीएससी हो या यूपीएससी, उनके जो क्वेश्चन होते हैं तो उस पे से हमें बहुत कुछ समझ में आता है। मैंने तो पहले ये समझ के लिया कि एमपीएससी मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, एमपीएससी को एक्सेप्टेड क्या है, एग्जामिनर का माइंड क्या है। तो मैंने ये समझ के लिया और ये समझ के लेके पढ़ाई किया। एक्चुअली क्वालिटी वर्क और कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये जो सामने वाले को एक्सेप्टेड है वो करो, उसे वो दो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि बहुत सारे बुक्स पढ़ना होते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है। मुझे लगता है हार्डवर्क तो इसमें करना ही पड़ता है, लेकिन आप स्मार्ट वर्क करो तो कम समय में आप सक्सेसफुल होते हो। और मेरे बारे में भी वैसा ही हुआ। मैंने सेलेक्टिव बुक लिए, सेलेक्टिव रेफरेंस मटेरियल, और जैसा बताया कि मैंने मिनिमम बुक मैक्सिमम रिवीजन, ऐसा स्ट्रेटेजी रहा। हर एग्ज़ाम के डिमांड को समझा, उस हिसाब से मैंने जो उसकी डिमांड थी फुलफ़िल करने की मैंने कोशिश करी। और इंटरव्यू के वक्त हुआ, फिर प्रीलिम मेंस, हर वक्त जो था क्वालिटी वक्त बहुत मैटर करता रहा मेरे लिए। और सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके वर्क में क्वालिटी ना हो तो उस वर्क की वैल्यू ही कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं वो है। वैल्यू जी। ज़ीरो होती है। और सिविल सर्विसेज में जो थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्वालिटी वर्क होना ही चाहिए, वरना फिर आम इंसान और एक एडमिनिस्ट्रेटर में डिफरेंस ही कुछ नहीं डिफरेंस, जी रहेगा। जी। यानी हार्ड वर्क, लेकिन वो ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए। जी जी। हार्ड वर्क तो ज़रूरी है लेकिन ब्लाइंडली ना हो, उसके साथ क्वालिटी हो, और आपको पता हो कि आपको किस सिमत में करना है। लोगों जी के जैसे आपने बताया कि सबका माइंड पढ़ते हुए एमपीएससी आपसे क्या चाहता है, चीज़ बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने 10th में स्टेट में फ़र्स्ट आप रहीं, उसके बाद 12th में आपने ताल्लुक़े में फ़र्स्ट मुक़ाम हासिल किया, फिर सेलटेक्स इंस्पेक्टर की एमपीएससी आपने क्रैक की, और अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से वो जॉब भी कर रही हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी को आपने कैसे मेंटेन किया? एक मेरे अंदर जुनून था,
एक जज्बा था कि चाहिए तो मुझे डिप्टी कलेक्टर एमपीएससी में से जो हाईएस्ट पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की वही चाहिए। एमपीएससी की पढ़ाई जब मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे आगे सिर्फ 2 लेटर्स ही दिखते थे, यानी डीसी, जो कि डिप्टी कलेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन एक फाइनेंशियल सिचुएशन करके ठीक ना होने की वजह से एक जॉब की नेसेसिटी थी, जी। उस वजह से मैंने उस ज़रूरत को समझा और नहीं नहीं, सेल्स आपने टैक्स उसके लिए इंस्पेक्टर। वो जीना बना आपके लिए। जी, हाँ, वो एक डिप्टी मेरे लिए कलेक्टर ज़रिया तक था। पहुंचने का एक जीना आपने बना और जी, जी, आपने उस बिल्कुल। चीज़ को मैं पहले अचीव किया। एक्चुअली बीच में भी मुझे जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे तलाटी हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइमरी टीचर, स्टेट गवर्नमेंट का प्राइमरी टीचर, या मंत्रालय में के कुछ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह। तो कैसा मेरे माइंड में एक ही था कि चाहिए तो डिप्टी कलेक्टर ही चाहिए, तो मुझे रुकना नहीं है। तो मैंने सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब इसमें से प्रेफर किया और उसके बाद जो था जॉब करते करते पढ़ाई करते रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, वसीमा शेख को यहीं नहीं रुकना है। अभी वो प्रिपरेशन कर रही हैं आईएएस ऑफिसर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें उसमें कामयाबी अता करें। 10वीं जमात के बाद आपने जैसे बताया कि पहले आपने साइंस फैकल्टी को चुना, उसके बाद आर्ट्स का आपने इंतखाब किया। तो इसका कोई ख़ास बैकग्राउंड जैसे कि कुछ था? एक्चुअली 10th में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे और जी। मैंने सेल्फ स्टडी करके लिए थे, तो एक कॉन्फिडेंस था और लगता था कि ये डॉक्टर बनूं। जी, साइंस फैकल्टी पहले चुनने जी के हाँ, पीछे वो आपका जो रीज़न था। मकसद उस था। वजह से मैंने 11th को साइंस लिया, 11th साइंस से कंप्लीट की। 12th का नियर अबाउट 3 to 4 मंथ साइंस से ही थी। लेकिन मैथमेटिक्स एक मेरा वीकनेस था और पहले से ही मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अच्छा था, वो पढ़ाई में हो या अपने डेली लाइफ में, सोसाइटी के बारे में, हर बात के बारे में। तो वो एक बात मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुई, मैं जिस मतलब एरिया से बिलोंग करती हूँ, जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अगर मैं 12th में फ़ेल हो जाऊंगी तो एक प्रोबेबिलिटी ऐसी थी कि मेरी पढ़ाई ब्रेक लग जा सकता था उस वक्त, और मुझे पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू रखने की थी। तो उस वजह से मैंने साइंस जो था मेरा, उसका मैंने आर्ट फैकल्टी सेलेक्ट किया ऑन द मोमेंट। जब एचएससी बोर्ड का मैं फॉर्म भर रही थी तो उस वक्त एक डर था मेरे अंदर, और प्रियदर्शनी गर्ल्स कॉलेज के हमारे एक प्रोफेसर थे, सोनटक के सर करके, सर बोले आप इतना परेशान क्यों हो, आपके चेहरे पे से आपको लग रहा है, आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने सर के पास उस बात का जिक्र किया कि सर एक्चुअली मुझे डर लग रहा है कि मेरा मैथमेटिक वीक है और मैं अगर फेल हो गई तो मेरे घर वाले मुझे पढ़ाएंगे नहीं और मुझे प्रेशराइज़ किया जाएगा कि पढ़ाई बंद कर दूँ। तो सर ने बोले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करना। तो उस वक्त मेरे लिए एक ही ये था कि पढ़ाई ऑप्शन मेरी जी। कंटिन्यू होना चाहिए, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। और उस वक्त एक मैं अगर 12th में फ़ेल होती थी तो पढ़ाई बंद होने का भी डर था, तो उस वजह से मैंने वो आर्ट्स ले लिया ऑन द स्पॉट। ओके, यानी कि आपने अपनी कमज़ोरी को पहचाना, अपनी जी, जी, ख़ामी को पहचाना और बर वक्त आपने उस पर काबू पा लिया और फिर आपने अपनी फ़ैकल्टी चेंज कर ली इस यकीन के साथ कि आप बिल्कुल इसमें जो है सो जी, कामयाबी जी। हासिल करके रहेंगे। तो आपने साबित किया कि मुस्लिम होना या लड़की होना कामयाब होने की राह में रुकावट नहीं। अपने तालीमी सफ़र की रोशनी में वजाहत करें। जी बिल्कुल। मुझे लगता है एक मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करना और उसके अंदर एक लड़की होना, ये कभी मेरे लिए रुकावट नहीं था। ठीक है, एक अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल मेंटेलिटी होती है रूरल एरिया में, एक मुस्लिम कम्युनिटी में है ऐसा नहीं, ये एक रूरल मेंटेलिटी है। जी। आज भी हमारे रूरल इंडिया में देखा जाता है कि लड़कियों के एजुकेशन को मोटिवेट नहीं किया जाता है। एक्चुअली मुझे भी वो सब प्रॉब्लम आई, लेकिन फैमिली सपोर्ट अच्छा रहा स्टार्टिंग से ही। और एक मज़हब का जो इशू होता है वो मेरे लिए कभी बैरियर्स नहीं रहा, तो ये बात कभी रुकावट नहीं बनी कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, एक लड़की होने का मतलब लड़की होने की वजह से कुछ जगह मुझे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक्चुअली टाइम टाइम पर उसका सोल्यूशन भी निकलता रहा। यानी जी, यानी कि मुस्लिम होना या लड़की होना किसी भी तरीक़े से मतलब आला तालीम की राह में या मसाबक़ती इम्तिहान की राह में रुकावट नहीं है। और लोग जो ख़याल करते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियां मसाबक़ती इम्तिहानात को क्रैक नहीं कर सकती, तो उनके इस ख़ाम ख़याल को उनके नफ़ी करते हुए आज हमारे सामने वसीमा शेख यहाँ मौजूद हैं।
मसाबक़ती इम्तिहानात में हमेशा कामयाबी नहीं मिलती। इस पस मंज़र में क्या आपके पास कोई प्लान बी भी था, या आप इसी पर फ़ोकस थी कि नहीं मुझे बस यही करना है? एक्चुअली मैं हर बात को लेकर मतलब मुझे जो करना होता है मैं अपना 100% देकर ही करती हूँ, मेरा पूरा फोकस उस पर ही होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या सिविल सर्विस की जो हम प्रिपरेशन करते हैं, अगर जी। उस सेक्टर की तरफ देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी ऐसी भी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आप सक्सेस इसमें नहीं हो पाए तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। जी। ये बात मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ था और मैंने उस हिसाब से जब मेरी डिग्री चल रही थी तो मैंने एक डीएड का डिप्लोमा भी कर लिया था जो प्राइमरी टीचर के लिए नेसेसरी होता है। तो मेरे पास एक प्लान भी था कि अगर मेरा एमपीएससी में से ना हो तो मैं प्राइमरी टीचर तो बन ही सकती हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के इंतखाब में किन चीज़ों को मलहूज़ रखा? एक्चुअली एमपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ओके। एक्चुअली वो यूपीएससी का पैटर्न है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। लेकिन जो मेरी 12th की पढ़ाई थी जैसे कि मैंने बताई आर्ट्स फैकल्टी से थी, एक्चुअली वो ऑप्शनल होता है और मराठी मीडियम से थी। तो एमपीएससी का जो सिलेबस था वो मुझे बहुत इजी रहा मेरे लिए। और यानी ज़िला परिषद से तालीम जी हासिल जी करना आपके लिए यानी कि उल्टा फ़ायदेमंद साबित हुआ। जी जी बिल्कुल। जी, ओके। मुस्लिम ख़वातीन को तालीमी मैदान में क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? इन्हें हल करने के लिए ज़ाती तौर पर आपका क्या विज़न है? एक्चुअली मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो हमारा पॉपुलेशन नियर अबाउट 40% है, यानी जी। 14%। और गवर्नमेंट सर्विसेज में मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो हमारा रेशो ना के बराबर है। तो कैसे एक तरफ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए एक रिजर्वेशन डिमांड करता है। एक ओके। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जी। और दूसरा जो है कैसा मुस्लिम कम्युनिटी में मतलब हमारे कम्युनिटी में लिटरेसी का रेशो बहुत कम है। ऑनरेबल सच्चर सर थे हुँ। जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट जी, जो उनका पेश की रिपोर्ट था गई। 2005 का सच्चर कमेटी रिपोर्ट। उसमें उन्होंने उस बात पर फोकस किया कि जिसे हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, बैकवर्ड टू बैकवर्ड मतलब बहुत बैकवर्ड एससी एसटी, जिनके अंदर लिटरेसी रेशो यानी लिटरेसी रेट जितना है उससे भी बहुत कम हमारे कम्युनिटी में है। तो मुझे लगता है हमारे कम्युनिटी में एजुकेशन का जो रेशो है, एजुकेशन रेट कम रहना, ये हमारे लिए एक बैरियर्स है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम मिलना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग अलग स्कीम्स भी प्रोवाइड किए हैं। एक डिमांड करता है कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कम है तो गवर्नमेंट का भी एक फ़र्ज़ है, ड्यूटी है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उसे अपलिफ्ट करने के लिए कोशिश करे और एक रिजर्वेशन उसका एक ज़रिया है। जी। तो मुझे लगता है सच्चर कमेटी के जो रिपोर्ट है उसके ऊपर एक बार फोकस करना चाहिए और जो नेसेसिटी है हमारे कम्युनिटी के लिए उसके ऊपर फोकस करके उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके ओके। वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन का रेट भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में आने का भी रेट बढ़ेगा और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। जी, तो फिर आप इस लेवल पर भी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहेंगी। मेरा अगला जी मैम। सवाल आपसे इसी सिलसिले में है कि मुस्तक़बिल में कम्युनिटी की खिदमत के लिए आपके क्या अज़ाइम हैं? जी मुझे लगता है लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। जी। एक्चुअली लोगों के नज़र में वो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, मतलब बड़े लगते हैं उनको, लेकिन एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत छोटी सी बात होती है, उसका एक डिसीजन ही बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मतलब जो भी मेरा डिजिग्नेशन होगा, एक्चुअली डिप्टी कलेक्टर एक कैडर है जिसके अंदर अलग अलग पोस्टिंग्स होते हैं, जैसा कि एसडीएम हुआ, एसडीओ या फिर भू संपादन या एक इलेक्शन ऑफिसर। मखसूस फ़ील्ड जो जी है जी उसको जी शोभा दे दिया जाता है, जी, वो तो उस फ़ील्ड का मैं डिप्टी जिस कलेक्टर रहेगा। फील्ड में जाऊंगी तो वहाँ पर जो भी मेरा काम होगा तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना 100% इन्वॉल्वमेंट देकर मैं करूँगी। और जो भी है मतलब जैसा कि मैंने बताया लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरा फोकस रहेगा। समाजी मसाइल को हल जी करने में बिल्कुल आप बिल्कुल। ख़ास तौर पे फ़ोकस करेंगी। अब ये जो इंटरव्यू है तलबा और तालिबात के लिए ख़ास तौर पर लिया गया है, जी जी। तो हम ये चाहेंगे कि आप एक कुछ ख़ुसूसी पैगाम हमारे तलबा और तालिबात के लिए दें, उनके गाइडेंस के लिए।
जी, मुझे लगता है एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मीन है, ऐसा गेटवे है, जिसके ज़रिए से आप चाहे जो हासिल कर सकते हैं लाइफ में। नॉट नेसेसरी कि आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो या डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार बनो। कोई भी फील्ड हो, उसके लिए एक बेसिक डिमांड एजुकेशन की होती है, तो आप आपके बच्चों को जो है तो बेसिक एजुकेशन दो। उसके बाद जो है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, पॉवर्टी हो या फिर आप जिस एरिया से, रूरल हो, अर्बन हो, जिस एरिया से बिलोंग करते हो वो हो, आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ ना हो, ये कभी भी आपके तरक्की में बैरियर्स या एज अ मतलब रुकावट बोल के कभी एक काम नहीं करती। एक मोटिवेटर की तरह ही एक होती है देखा जाए तो। और सबको मेरा मैं एक्चुअली अपील करती हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसा मेरे घर वाले सपोर्टिव थे मेरे पढ़ाई को लेकर, वैसा हर माँ बाप ने अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर एग्रेसिव होना चाहिए। और पढ़ने वालों ने भी एक बात जहन में रखना चाहिए कि अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की मतलब मेंटेलिटी हो, आपकी आप हार्ड वर्क करते हो, आपके काम के लिए आप उतना पैशनेट हो, आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी हो, तो मुझे लगता है आपके लिए सक्सेसफुल होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से सक्सेस हो सकते हो और मेरे बारे में भी वही हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए हमारी जानिब से नेक ख्वाहिशात हैं। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जी। तो मौज़िज़ सामीन, ये थी ज़िला नांदेड़ की होनहार तालिबा वसीमा शेख। मौज़िज़ सामीन इकराम, हम ये बात जानते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं जिससे आज हम जूझ रहे हैं। और जैसे कि वसीमा ने बताया, तालीम ही वो ज़रिया है, तालीम ही वो मीन है जिसके ज़रिए से हम हर फील्ड में अपलिफ्ट हो सकते हैं। तलबा और तालिबात जो आज तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी तालीम पर फोकस करें, और वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो उनकी सलाहियतों को पहचानें और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए मौक़े फ़राहम करें। ये इंटरव्यू ख़ास शोबे तालीम जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से लिया गया ताकि तलबा और तालिबात और वालिदैन की रहनुमाई हो। और हम ये बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चियाँ ये कामयाब हुई हैं एमपीएससी में, उनके तजुर्बात उनके आप तक पहुँचाएँ ताकि वो आपके लिए मशाल राह साबित हों। तो यहाँ पर हम अपनी बात को जो है वो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।